Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So I hope guys you are utilizing your lockdown time in preparing for the upcoming UGC NET exam. So today I'm going to discuss a very important topic of Unit 5 and the topic is trade union. So ये जो trade union topic है ये बहुत ही ज़्यादा important topic है especially code 55 के लिए. So the students who are preparing for UGC NET exam HRM code 55, please watch this video carefully and before starting please like, comment and share my video. So let's start the topic. सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं. कंटेंट्स में सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया है कंसेप्ट है जो ट्रेड यूनियन का वो, फिर फंक्शंस, देन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन, देन टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, देन कंपलसरी यूनियनिज्म जिसको हम ऑन द बेस्ड ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस पे ट्रेड यूनियन को डिवाइड किया जाता है वो डिस्कस करेंगे. अब गाइज ये जो मैंने कंटेंट्स लिए हैं वो मैंने बिल्कुल एज इट इज जो सिलेबस में दे रखा है बिल्कुल वैसे ही लिए हैं. आप किसी भी वेबसाइट पे जाके सिलेबस में से देख सकते हैं. यूनिट 5 में एज इट इज यही सारे कंटेंट्स हैं, वही मैं आपको समझा रही हूँ. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगी, तो वो भी जरूर देखिएगा. चलिए आगे देखते हैं. कंसेप्ट ट्रेड यूनियन एक ऐसा कंसेप्ट है, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग. सो ये जो ट्रेड यूनियन है ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरा एम्प्लॉयज का जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे फॉर्म किया जाता है. क्यों, क्या पर्पस होता है उसका, जिससे कि वो डाइवर्स रेंज ऑफ बेनिफिट्स, डाइवर्स रेंज ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज और डाइवर्स रेंज ऑफ अलग अलग तरीके के जो वेलफेयर के बेनिफिट्स हैं उसको सिक्योर कर सके, प्रिजर्व कर सके अपने मेंबर्स के लिए. ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो ये किन किन के बीच में रिलेशनशिप होता है. ये होता है वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में. तो ट्रेड यूनियन को अगर हम सम अप करें तो वो एसोसिएशन है वर्कर्स का जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ फॉर्म होकर लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए डिमांड फॉर बेटर कंडीशंस के लिए काम करते हैं वर्किंग एटमॉस्फेयर में. ठीक है, अब देख लेते हैं ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि जिसके लिए ट्रेड यूनियन काम करती है. वेजेस एंड सैलरीज, एडिक्वेट वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड हो सके, वर्किंग कंडीशंस बेटर हो सके, वेलफेयर फैसिलिटी जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो सके, इसके लिए भी ट्रेड यूनियन काम करती है. नेगोशिएटिंग मशीनरी जिसके अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन ये सब आता है. ये मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली वीडियो में भी आपको समझाया था थोड़ा बहुत. तो ये नेगोशिएटिंग मशीनरी उससे रिलेटेड है और डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, ये सारा काम ट्रेड यूनियन संभालती है. तो चलिए अब हम फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन देख लेते हैं. फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन 4 तरीके के होते हैं: मिलिटेंट, फ्रेटर्नल, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस. ठीक है, तो मिलिटेंट फंक्शंस देख लेते हैं. ये जो मिलिटेंट फंक्शंस हैं इनका ये एम होता है कि ये जो एम्प्लॉयज और लेबर हैं उन्हें एडिक्वेसी वेजेस दिला सके और उनकी बेटर कंडीशन ऑफ वर्क के लिए काम करते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि वो थोड़ा सा फाइट करके मैनेजमेंट की तरफ आकर बार्गेनिंग और नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं. और वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, वो गो स्लो टैक्ट अपनाते हैं, स्ट्राइक अपनाते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, घेराव कर देते हैं. तो ये सब फंक्शंस मिलिटेंट के अंदर आते हैं कि वो फाइटिंग फंक्शंस कहा जाता है, मतलब मिलिटेंट या फिर फाइटिंग फंक्शंस. तो इसके अंदर अगर हम सम अप करें तो क्या क्या आते हैं ये देखिए थे. अचीव फॉर अचीविंग हायर वेजेस, टू रेज द स्टेटस ऑफ द वर्कर या फिर टू प्रोटेक्ट द लेबर अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ एम्प्लॉयर्स. उन्हें लगता है कि एम्प्लॉयर्स और जो ओनर्स हैं वो इनजस्टिस कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसके लिए वो बिल्कुल अलग तरीके से मैनेजमेंट की तरफ फाइटिंग के फॉर्म में आते हैं. तो पीस बिल्कुल नहीं होती है इसके अंदर, तो इसे कहते हैं मिलिटेंट या फिर आप इसे फाइटिंग से भी याद रख सकते हैं तो आपको याद रहेगा. ठीक है, सेकंड आता है फ्रेटर्नल फंक्शन. फ्रेटर्नल फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें जो होती है इसमें एक कोऑपरेशन और फ्रेंडली इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक स्पिरिट आती है बीच में. और जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने वर्कर्स को एजुकेशन देती हैं, कल्चर देती हैं उनके मेंबर्स में और वेलफेयर मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए वर्कर्स का मोरल भी बढ़ाती हैं. जैसे कि चिल्ड्रन के लिए लाइब्रेरी खोलना, रीडिंग रूम्स, इंडोर और आउटडोर गेम्स खोलना और अदर ऐसी चीज़ें. तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन और बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल पीस दिख रही होगी आपको. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है. टेक अप वेलफेयर मेजर फॉर इम्प्रूविंग दी मोरल. देन सेकंड है जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वर्कर्स. और तीसरा है टू इनकरेज द सिंसेरिटी एंड डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स. ठीक है,
तीसरा आता है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन जो है वो रिलेट करता है, ये इनेबल करता है वर्कर्स को अपनी फिजिकल नीड्स और अपनी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सही करने में। अब इसमें क्या है कि कुछ कुछ यूनियंस ने अब वेलफेयर एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि वो अपने वैरायटी ऑफ सर्विसेज अपने अंदर ही मेंबर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज दे देना, जैसे कि बैंकिंग या मेडिकल फैसिलिटी, या फिर ट्रेनिंग दे देना विमेन को वेरियस क्राफ्ट्स की, या फिर म्यूचुअल फंड की दे देना, या फिर सेकंड है जैसे इसमें दे रखा है सेकंड एजुकेशन, या तीसरा स्कीम बना देना फॉर रिड्रेसिंग ऑफ ग्रीवियंसेस, या फिर रिसर्च करना, ठीक है, डे टू डे अफेयर्स पर, या फिर क्या कहते हैं इम्प्रूव करना कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सोशल वर्क जितना भी आएगा वो सोशल फंक्शंस में आएगा, ठीक है। लास्ट आता है पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन है, ये पॉलिटिकल से थोड़ा सा रिलेट करता है। इसमें क्या होता है कि जो यूनियन होती है वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो जाती है, वो हेल्प करती है पॉलिटिकल पार्टी को अब मेंबर्स इनरोल करने में, वो डोनेशंस कलेक्ट करती है और हेल्प लेती है, और इसके बदले वो हेल्प लेती है ड्यूरिंग स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं ट्रेड यूनियन में, ठीक है। तो इसमें पहली जो प्रॉब्लम है वो दे रखी है ट्रेड यूनियन लीडरशिप। ट्रेड यूनियन लीडरशिप का मतलब ये है कि अगर हम कभी किसी आउटसाइड ट्रेड यूनियन लीडरशिप को ले लेते हैं अपनी मैनेजमेंट में या कंपनी में, तो उससे क्या होता है कि वो अथॉरिटी को हमारे वीकेंड करती है, और इसकी यही वजह होती है कि ट्रेड यूनियंस जो अंदर की होती हैं वो फुली ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, और उनको मोस्टली यही नहीं पता होता कि वर्कर की प्रॉब्लम ही क्या है, क्योंकि वो उनकी लाइफ नहीं जीती हैं। तो इसी वजह से जो आउटसाइड जो लीडरशिप आती है वो ट्रेड यूनियन लीडरशिप को ही कहते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रेड यूनियंस के लिए, उससे कोई वेलफेयर नहीं मिलता है उन्हें। दूसरा है यूनियन राइवलरी। यूनियन राइवलरी का मतलब ये है कि जैसे कि हमने जैसे पढ़ाई की 7 ही जने मिलकर ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, तो अगर ऐसे हुआ तो छोटी छोटी ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं, और जब छोटी छोटी ट्रेड यूनियंस बन जाती है तो उनमें इंटर यूनियन राइवलरी होने लगती है। मतलब मैनेजमेंट से तो लड़ाई तो होती ही है, पर साथ ही साथ अपने से भी होने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि उनके जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इससे जो उनकी एक अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो घटने लगती है कि ये तो अपने में ही लड़ते रहते हैं, वो वाला हिसाब आ जाता है। तो इसीलिए इनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, और यही रीजन है स्लो ग्रोथ का ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड है फाइनेंस। फाइनेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सोर्स है जो इनकम का ट्रेड यूनियन का वो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, और उनको बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट फंड मिलता है मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस को इंडिया में। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्रॉब्लम बनता है। फिर लो मेंबरशिप। आधे से ज़्यादा लोग तो मेंबरशिप ही नहीं लेना चाहते ट्रेड यूनियन में, वो डिफ़िकल्टी आती है उनको सर्विसेज देने में, क्योंकि कोई होता नहीं है एडवाइस देने वाला, कोई अच्छा ट्रेड यूनियन मेंबर नहीं होता, तो उस वजह से उन्हें दिक्कत आती है। फिर हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ लेबर। अलग अलग लेबर और अलग अलग मेंबर्स को जब हम लोग कलेक्ट करके एक ही ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं, अब उनको डिवाइड करते हैं, उनका रेस अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो थोड़ी इसमें हेट्रोजीनियस नेचर होता है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। फिर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो मैनेजमेंट भी ध्यान नहीं देता उनके प्रॉब्लम्स पर। फिर आती है एब्सेंस ऑफ पेड ऑफिस बियरर। अगर उनको मेंबर सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिल रही, उनके पास फाइनेंस ही नहीं है, तो वो एक ऑफिस बियरर ही नहीं रख सकते, और ऑफिस बियरर का काम होता है अलग अलग एक्टिविटीज फॉर्म करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना मैनेजमेंट की तरफ से, तो ये सब होता ही नहीं है, तो ये एब्सेंस ही रहता है, ठीक है। और मल्टीपल यूनियंस बन जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी वजह से क्या है कि कंपटीशन आने लगता है, आपस में ही कंपटीशन करते रहते हैं कि हाँ जी हमारी यूनियन तुम्हारी यूनियन, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा क्लेम्स आने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन होने लगता है, तो ये भी बहुत दिक्कत है। और लास्ट है अदर प्रॉब्लम्स में इलिटरेसी है, अनइवन ग्रोथ है, तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हैं ट्रेड यूनियन की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 इसमें टाइप्स मैंने बताए हैं यूनियन के, क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन एंड जनरल यूनियन। सबसे पहले क्राफ्ट यूनियन देखते हैं। क्राफ्ट यूनियन में क्या काम है, रिलेटेड टू एनी स्किल, मतलब
कि जो लेबर और वर्कर किसी पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करता है या फिर किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, उसको कहते हैं क्राफ्ट यूनियन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देखिए, रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, तो नाम से आपको पता चल जाएगा, जैसे टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर टेक्सटाइल के अंदर ही है। ठीक है, इंडियन पायलट गिल्ड है, मतलब पायलट से रिलेटेड है। या फिर इंटरनेशनल वुड कार्वर्स एसोसिएशन, तो वुड कार्वर्स का काम करते हैं, तो उनके उनके नाम में ही, वर्ड्स में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो होते हैं क्राफ्ट यूनियन। अब गाइज ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही एग्जांपल्स में से हर साल मैच द फॉलोइंग में एक आध आ जाता है क्वेश्चन, तो मैंने सारे जितने मोर पॉसिबल हो सकते थे एग्जाम्पल्स मैंने ढूंढ ढूंढ के इसमें लिखे हैं। ठीक है, सेकंड है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन में क्या होता है कि जो वर्कर होता है वो किसी ट्रेडिंग का काम करता है इंडस्ट्री में। अब ये जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का काम हो, वो ऑल द वर्कर्स इन दैट इंडस्ट्री, जितने भी वर्कर्स आते हैं उस इंडस्ट्री में, उसको कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन, टाटा वर्कर्स यूनियन। ठीक है, अब टाटा में मतलब ओवरऑल टाटा, अब जैसे टाटा स्टील अलग वो नहीं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ले लेते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल टेक्सटाइल, कोलियरी मजदूर संघ, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और किन्नी कामगार यूनियन। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यही में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैंने बहुत अलग अलग जगह से ढूंढ के इसमें लिखे हैं। ठीक है, थर्ड है जनरल यूनियन। जनरल यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें ना तो कोई क्राफ्ट देखा जाता है, ना कोई ऑक्यूपेशन देखा जाता है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई ट्रेड, सारी जितनी भी होती हैं जनरल नेचर की इंडस्ट्रीज, सारे प्रोफेशन और सारी उसकी सब लेबर्स का फॉर्म करके जो यूनियन बनती है वो उसे कहते हैं जनरल यूनियन। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि वर्कर्स फ्रॉम एनी क्राफ्ट और एनी इंडस्ट्री कैन मेक अ यूनियन। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, रोहतास वर्कर दालमिया नगर, इसमें ना तो कोई ऐसा नाम है, नाम लिखा है पर ना कोई जगह का नाम है ये, ना तो कोई किसी टेक्सटाइल या कुछ ऐसा वर्ड लिखा है, तो ऐसे कोई इसमें नहीं आता, सब आ जाते हैं। फिर दूसरा है जमशेदपुर लेबर यूनियन, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है, क्राफ्ट नहीं लिखा, सब इंडस्ट्रीज का बना सकते हैं। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट जनरल वर्कर यूनियन। ये मैं आपको फिर से कह रही हूँ, एग्जाम्पल्स प्लीज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो टाइप्स है ट्रेड यूनियन के। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अब मैं आपको ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट या फिर उसको कंपलसरी यूनियनिज्म भी कहते हैं ये बताऊंगी, क्योंकि इससे भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसीलिए इसे समझा रही हूँ स्पेसिफिकली। तो पहला है क्लोज शॉप। क्लोज शॉप के अंदर क्या होता है, जो मैनेजमेंट है और जो ट्रेड यूनियन है उन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट होती है कि अगर वर्कर को अगर एम्प्लॉय होना है किसी शॉप का या फैक्ट्री का, तो उसे आते ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, मतलब बिना ज्वाइनिंग के यूनियन उसको एम्प्लॉयर एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। लिखा भी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड विल कंटिन्यू टिल द वर्कर इज एम्प्लॉयड, मतलब जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा एज अ ट्रेड यूनियन में। ठीक है, तो ये क्लोज शॉप है, मतलब जब आप आओगे तो आपको ज्वाइन करवा दी जाएगी ट्रेड यूनियन, और फिर जब आप जोड़ के जाओगे तभी आप छोड़ सकते हो ट्रेड यूनियन, बीच में नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, सेकंड है यूनियन शॉप। यूनियन शॉप में क्या होता है, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में क्या एग्रीमेंट होती है कि सबसे पहले तो वर्कर को अगर एम्प्लॉय बनना है फैक्ट्री का तो उन्हें मेंबर बनना पड़ेगा यूनियन का। ठीक है, दे कैन ज्वाइन फर्स्ट, उसके बाद थोड़े स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद काम करने के बाद वर्कर को पार्ट बनना पड़ेगा यूनियन का। इसका मतलब क्या है कि मैं समझाती हूँ, जैसे कि अगर कोई एक एम्प्लॉय है या फिर कोई लेबर है या कोई भी वर्कर है, वो पहले तो ज्वाइन हो जाता है कंपनी में। ठीक है, उस तो तब तो उसको ज्वाइन करने देंगे विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, पर उसको ये बताना पड़ेगा और उसको ये साइन करना पड़ेगा कि हाँ कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या फिर अभी से ही कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको पार्ट होना ही पड़ेगा ट्रेड यूनियन का। लिखा है इसमें ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम द वर्कर हैज टू बी अ पार्ट ऑफ यूनियन। अब वो जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है वो डिपेंड करता है वर्कर के ऊपर पूरा पूरा कि कौन से समय में वो पार्ट बनना चाहता है, या तो बिल्कुल जब ज्वाइनिंग करता है तभी बनना चाहता है या फिर थोड़े दिनों बाद बनना चाहता है और थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ यूनियन इफ वर्कर वांट्स टू बी एन एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री। इसमें भी कंपलसरी है पर थोड़ी सी छूट क्या दी है कि आपको थोड़े स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनना है। तीसरा आता है मेंटेनेंस शॉप। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में एग्रीमेंट होती है कि कोई भी कंपलसरी नहीं है मेंबरशिप में यूनियन की, ना तो बिफोर ना फिर आफ्टर रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एम्प्लॉय चूज करता है मेंबर बनना तो उसकी जो मेंबरशिप होगी वो पूरी थ्रू आउट दी टेन्योर रहेगी, पर अगर वो नहीं चूज करता है मेंबर बनना तो कब नहीं होगी। मतलब
शॉर्ट में अगर इसको कहा जाए तो वंस अ मेंबर विल बी ऑलवेज अ मेंबर, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी मेंबरशिप नहीं है कि हाँ तुम्हें आते ही लेनी है रिक्रूटमेंट में, ना बाद में लेनी है, पर इसमें एम्प्लॉय को चॉइस दी गई है। पर अगर वो लेता है मेंबरशिप तो फिर उसको वो पूरी थ्रू आउट अपने टेन्योर में आना पड़ेगा उस मेंबरशिप में। फिर एक आती है एजेंसी शॉप। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है कि जो भी नॉन यूनियन मेंबर होता है उसको यूनियन को एक इक्वलेंट टू सब्सक्रिप्शन फी होती है जो कि ट्रेड यूनियन मेंबर देता है, उसी के इक्वलिटी एक पैसे देने पड़ते हैं अगर उसको उस फैक्ट्री में अपनी कंटिन्यू करनी है सर्विसेज। मतलब बिना मेंबर बने अगर उसको फैक्ट्री में काम करना है तो उसको मेंबरशिप फीस के बराबर ही एक देनी पड़ती है, और वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी होती है या फिर एक एजेंसी फी होती है। एजेंसी से एजेंसी फी याद रखने आप तो, ठीक है। और अगर वो रिफ्यूज करता है टू बी अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, तो इसमें एक वो दे रखी है छूट कि अगर आपको नहीं बनना मेंबर मत बनिए, पर आपको सब्सक्रिप्शन फीस के ही बराबर एक फीस देनी पड़ेगी जिसे हम एजेंसी फीस कहते हैं, तो आप ना बनिए मेंबर चाहे, ठीक है। फिर आती है अप्रूव्ड क्लोज शॉप। अप्रूव्ड क्लोज शॉप में क्या होता है कि इसमें ट्रेड यूनियन के पास राइट है कि वो किसी भी वर्कर को एग्जेम्प्ट कर सकता है ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के पर, ठीक है। मतलब वो एग्जेम्प्ट कर सकता है कि हाँ जी तुम मत बनो मेंबर, मतलब वो छूट दे सकता है अपनी तरफ से देगा, उसका जिसको मन करेगा उसको देगा। पर जिसको भी वो एग्जेम्प्ट करता है बिल्कुल पहले वाले की तरह ही उसे चैरिटी और एजेंसी फीस देनी पड़ेगी। तो अप्रूव्ड और एजेंसी थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, पर उसमें क्या था कि उसमें एम्प्लॉय खुद ही मना कर सकता है, मेंबर ना बन सकता है। पर इसमें क्या है, अप्रूव मतलब ट्रेड यूनियन खुद अप्रूव करता है कि किसको एग्जेम्प्ट करता है, वो उसको एजेंसी फीस देनी पड़ती है। लास्ट है ओपन शॉप। ओपन शॉप में क्या एग्रीमेंट होता है मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के, इसमें तो ना कोई कंपलसरी होता है, ना तो बिफोर और ना आफ्टर रिक्रूटमेंट, ठीक है। इन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में तो कभी कभी यूनियन होती ही नहीं है, तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, कोई एजेंसी फी नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अलग शॉप है। तो ये जो 6 के 6 टाइप्स है, इसे प्लीज आप पढ़ लीजिएगा और इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। तो गाइज ये तो पूरा ट्रेड यूनियन के बारे में था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Under which type of shop an employee is obliged to pay the dues to the union in return for the collective bargaining services which is rendered without being part of trade union? तो ऐसा कौन सा शॉप है जिसमें विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन आपको ड्यूज पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एजेंसी शॉप, दूसरा क्लोज शॉप, तीसरा ओपन शॉप और डी यूनियन शॉप। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए एजेंसी शॉप। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आप पार्ट भी नहीं हो ट्रेड यूनियन का और आपको एजेंसी फी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या है, एजेंसी शॉप है, आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच यूनियन? पहला ऑप्शन क्राफ्ट यूनियन, बी जनरल यूनियन, सी इंडस्ट्रियल यूनियन या फिर डी नन ऑफ दीज। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसका एग्जांपल बताया था, मैंने इंक्लूड भी किया था नोट्स में अभी, वो है ऑप्शन सी, दैट इज इंडस्ट्रियल यूनियन। ये अभी मैंने स्लाइड्स में आपको पीछे दिखाया भी था। थर्ड देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें यूनियन दी गई है और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो चलिए, क्राफ्ट यूनियन मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड होती है, तो इसमें से आपको कौन सी लग रही है, इंडियन पायलट गिल्ड। ये अभी मैंने स्लाइड्स में आपको बताया भी था, तो ए का तो सेकंड है। फिर इंडस्ट्रियल यूनियन में देख लेते हैं कौन सी है। इंडस्ट्रियल यूनियन किसी पर्टिकुलर उससे होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको लग रही है पहली, तो कोलियरी मजदूर संघ। और तीसरी जनरल यूनियन की तो लास्ट जो बची, जमशेदपुर लेबर यूनियन। ये तीनों की तीनों नोट्स में दिखाई थी। और गाइज ये 2018 का ही क्वेश्चन है, ये आया था और ये मैंने आपको नोट्स में सारे एग्जांपल्स बताए भी हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3, ठीक है। So thank you so much guys for watching my video. If you have any queries, please comment in the comment section, and if you want me to make any other video, so please comment. I will definitely make it. Till then, this is Mahima signing off. Goodbye.